उसी तरह भारत की जब संसदीय प्रणाली की जब बात आती है उसी तरह क्या कराता है, भारत निर्वाचन आयोग कराता है। कंटेंट क्या था, जवाबदेहिता क्या थी, इसमें हम जानने के प्रयास करेंगे। कहता है कि जो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जब बातें कही गई थी तो एक पैनल बना था और उस पैनल में कहा गया था कि अब क्या होगा, इसमें प्रधानमंत्री प्लस सीजीआई भी होंगे एंड कैबिनेट स्तर के क्या होंगे, तो मंत्री भी होंगे और साथ ही साथ जो विपक्ष के नेता होगा, जो भी कोई भी विपक्ष के नेता होगा उसमें वह शामिल होगा। बातें डन हो गई। बातें डन हो जाने के बाद अब नया एक पैनल बना है और यह कह दिया गया है और यह कह के निष्कासित कर दिया गया है कि अब निर्वाचन आयोग की जो मंडल थी, कमेटी थी, समिति थी और इसकी जो चुनाव कराएगा 3-4 लोग कराएंगे। कौन कौन करा सकता है? सीधी सी बात कहिएगा कि सीजीआई साहब को निकाल कर पटकी मार दिया गया है, साइड कर दिया गया है और कहा गया है क्या कि प्रधानमंत्री इसमें नियुक्त होंगे, साथ ही साथ विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता प्रधानमंत्री हो गया, विपक्ष के नेता जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं, तो इसमें ये शामिल हो जाएंगे विपक्ष के नेता। किसमें? तो लोकसभा के। और कहता है कि कैबिनेट के भी मंत्री इसमें शामिल हो जाएंगे। किंतु अब क्या किया जाएगा कि सीजीआई साहब को इसमें हटा दिया गया है। डन है। अब आपके दिमाग में, दिलों में एक क्वेश्चन कीड़े के जैसा काटता होगा कि साहब ये नहीं बताए कि निर्वाचन आयोग जो है वैधानिक है कि संवैधानिक है। यानी मान लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर देगा, एक स्थान दे दिया गया। कहता है कि नहीं साहब, माना तो नहीं गया, इतना अगर पेचीदा मामला है तो माना नहीं गया, संविधान में अंकित कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस आर्टिकल की बात करता है। मैं सब लिखा हूं कि आर्टिकल 15 में सेक्शन 15 में एक निर्वाचन होगा, भाग 15 का है यानी निर्वाचन होगा। आर्टिकल नंबर संविधान के पेज नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में निर्वाचन पद्धति का यह सिखा दिया गया है। यानी कि कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक की इसमें बात करता है और कहता है कि यह वैधानिक होगी। क्या होगी? वैधानिक नहीं होगी, संवैधानिक होगी, संविधान के अकॉर्डिंग होगा। और यह इसकी स्थापना की जब बात करेगा तो इसकी स्थापना करेगा कि 25 जनवरी 1950 को हुआ। अरे बड़ी मजे की बात तो ये होगा कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आप सब जानते होंगे कि सुनील अरोड़ा जी के बाद आते हैं कौन? राजीव कुमार जी। और राजीव कुमार क्या हैं? मुख्य निर्वाचन आयोग के क्या हैं? 2 या प्रमुख। लेकिन इसके सहायक के रूप में 2 लोग नियुक्त किए जाएंगे और चर्चा भी बना था जो हम डेली करंट अफेयर्स में दिया करते थे कि एक तो होंगे अनूप चंद्र पांडे सॉरी और दूसरा होगा अरुण गोयल जी। क्वेश्चन गवर्नमेंट सरकार पर बन रहा था कि साहब अनूप चंद्र पांडे जी का कार्यकाल तो ठीक ठाक था रहा, लेकिन विडंबना की एक स्वरूप में ढली जाती है कि इन्हें वरिष्ठता के तो आधार पर नहीं, इन्हें बहुत जल्दी ही चुनाव आयोग में यह नियुक्त कर दिया गया। इसका मामला चल रहा था लेकिन कुछ फायदा न हुआ। आगे हम बात करते हैं एक और नया चीजें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया जाता है। ये भी आज की बातें होंगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान में विशेष आज हम बात करेंगे कुछ इन्हीं घटनाओं के साथ कि जब कहता है कि माउंटबेटन जब आता है और उसकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हो जाता है, तो संविधान के अनुसार एक नियम कानून बनता है और कैबिनेट मिशन के आधार देश की बंटवारा कर दिया जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत का निर्माण हो रहा था तो दूसरी तरफ एक तबाही के मंजर पर जाकर बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। कोई और देश न था, यह क्षेत्र था पाकिस्तान का। आज ही के दिन था, लेकिन बात किया जाए 14 अगस्त का, और 14 अगस्त 1947 को यह बंटवारा होता है पाकिस्तान का। यह सांप्रदायिकता का आधार ले चुका था और यह बात करता है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनाया जाता है लियाकत अली को। लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाने के बाद लियाकत अली बनाया जाता है ना, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया जाता है मोहम्मद जिन्ना को, जो गांधी के बहुत समर्थक हुआ करता था, बहुत साथी हुआ करता था। और उसको लगता है कि देश में अब हमारे जो नेता रहे, हिंदूवादी नेता रहे, हमारे कुछ नहीं चलेगा। तो उस समय क्या होता है कि देश विभाजन की बात करते हैं। हमने बताया था पिछले क्लासों में कि 1940 के दशक में कराची अधिवेशन होता है और जिन्ना ने क्या करते हैं कि पाकिस्तान राष्ट्र की मांग करते हैं। सर्वप्रथम कराची अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था चौधरी रहमत अली, और इन्होंने पाकिस्तान की बीज बोने का अहम योगदान देखा जाए तो चौधरी रहमत अली को ही मिलता है। और अंततः बतवा देखा जाए तो 14 अगस्त 1947 के बंटवारे के बाद वंडरफुल कंडीशन टाइम देखा जाए तो वह पाकिस्तान कहाँ चला जा चुका है वर्तमान प्रदेश में देखा जाए। एक तरफ भारत की नजरिया देखिए और एक तरफ पाकिस्तान की नजरिया देखिए। हम देखते हैं कहता है कि विभाजन के विभीषिका स्मृति के रूप में भारत कब मनाता है, तो आप कहिएगा कि 14 अगस्त को मनाता है, लेकिन इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में से किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका सहायक की व्याख्या होती है। कहता है कि दोस्त जब बंटवारा हो रहा था ना, देश का विभाजन हो रहा था ना, तो हमारे जो देश के लोग थे बहुत दर्द सहे थे, बहुत समस्याओं को झेला था। और अब वक्त आ गया है कि 14 अगस्त के दिन हम इसका क्या करें, दर्द को समझें कि बंटवारा का सम बहुत माँ ने अपने बेटों को खोए, बहुत से पत्नियों ने अपने पति को खोए, बहुत से बहनों ने अपने भाइयों को खोया। तब जाकर इस आज़ादी की यह
विरासत में एक अहम योगदान रहा पूरे हमारे वीर सपूतों को, जिसे हम जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो अपने जानों को परवाह किए बिना देश पे निछावर होने का अहम योगदान जाता है। और वहीं देश के जो महापुरुष रहे, जो राजनीतिक दलों से जुड़े रहे और देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाते हुए अंततः माउंटबेटन से कैबिनेट मिशन के आधार पर 1947 को ये क्या करते हैं, आज़ादी दिलाने के अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं लॉर्ड एंटनी साहब की अहम भूमिका थी, जिन्होंने कह दिया था कि जून 1948 से पहले मेरे दोस्त क्या कर देंगे, भारत की आज़ादी दिला देंगे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान को हमने देखा था, पाकिस्तान को बताने का प्रयास कर रहा था कि पाकिस्तान जो शब्द देता है तो क्या कहता है कि चौधरी रहमत अली देता है। लेकिन हमने कहा था ना कि 1940 के दशक में जो राष्ट्र की मांग करते हैं, किस राष्ट्र की मांग करते हैं, पाकिस्तान शब्द का, और पाकिस्तान शब्द को कराची अधिवेशन होती है, कराची अधिवेशन होता है। और कराची अधिवेशन में क्वेश्चन पूछ देगा कि कराची अधिवेशन की प्रेसिडेंसी अध्यक्षता कौन कर रहा था। राइट आउट करेगा सीधी बात में बकवास में कि मोहम्मद जीना का रहने का कहा था, सीधे से बात देगा कि गुजरात के क्षेत्र में भारत का निवासी हुआ करता था। उस टाइम तो बंटवारा ना था, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि कहता है कि भारत से एक क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय लेवल का है, कि भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च कोई और नहीं किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और एयरटेल पेमेंट बैंक की जब बात करता है कि इसकी स्थापना होता है जनवरी 2017 को, जबकि इसका हेडक्वार्टर की बात करता है तो इसका हेडक्वार्टर कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में है। जबकि बात करता है कि इसके सीईओ कौन होंगे, सुब्रत बिश्वास साहब हैं, इसके एयरटेल पेमेंट बैंक के। यहाँ तक देखा जाए कि बात करता है कि पहला नंगा भोजन प्रयोगशाला नागालैंड के किस क्षेत्र में खोला दिया गया है, तो सीधी बात नो बकवास में मेरे दोस्त कहिएगा कि नागालैंड जिसकी राजधानी कहाँ है, कोहिमा, और कोहिमा में क्या कर दिया गया है, इसकी शुरुआत किया गया है। जो जनजाति क्षेत्र के माध्यम से आया करता है नागालैंड, और कहता है वही नागालैंड साहब जिसकी राजधानी कोहिमा है, हाँ उसी राजधानी कोहिमा में यह नागा भोजन प्रयोगशाला का कर दिया गया है, लॉन्च किया गया है, खोला गया है। बात आगे बढ़ती है, कहता है कि यहाँ के राज्यपाल नागा रेशन साहब हैं। एक पूर्वोत्तर की मिसालें आई हुई हैं, एक सुगंधित बातें आ रही हैं, सुगंधित तो नहीं बदबूदाहत बातें आ रही हैं, जहाँ की विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते इसी भारत में किसी महिलाओं को नंगे घुमा दिया जाता है, कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। वह क्या होता है, मणिपुर का क्षेत्र आता है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जाने जाते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि देश के जो राजनेता हैं इस पर अहम भूमिका नहीं अदा करते हैं, पार्लियामेंट्री में जाकर हंगामा करते हैं और एक टेबल पर बैठ के इसकी बातें एक सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, और हर एक राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती हैं। कतई हमारे अगर विजन से देखा जाए तो कतई सही नहीं है। बात आगे बढ़ती है, वहीं नागालैंड जिसके सीएम हुआ करते हैं नेफ्यू रियो साहब। विधानसभा की सीटें 60 होती हैं, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें एक एक होती है, पूर्वोत्तर का राज्य है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में उठा पलट के बाद हम देखते हैं नवाब शरीफ साहब के भाई साहब रिटायरमेंट ले चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हट गए हैं, अब होगा वहां चुनाव। और नेशनल असेंबली क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान की असेंबली का नाम क्या है, नेशनल असेंबली है। और नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया है, यह डन कर दिया है कि यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवर हल्क काका साहब अगले प्रधानमंत्री आज के डेट में नियुक्त कर दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा कि इसके राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ के रूप में की जगह पे अनवर भाई आए हैं, और अनवर भाई क्या करेंगे, पाकिस्तान के अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हुए हैं, भले ही ये कार्यवाहक ही बने हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी साहब जो दांत के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और इन्होंने शपथ ग्रहण दिलाया है। क्वेश्चन बनेगा कि अनवर भैया पाकिस्तान के किस क्षेत्र से, किस जिला से बिलोंग करते हैं, तो इनका बलूचिस्तान क्षेत्र है। क्या है, तो बलूचिस्तान के संसदीय क्षेत्र से यह जीते हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री बनते हैं। कहता है कि 9 अगस्त को 2023 को क्या है, यह मुहर लगा और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली उसका पार्लियामेंट्री का नाम है। और एक ताजा खबर ये भी चीजें हैं, जो पीटीआई हुआ करता था, तहरीक ए इंसाफ हुआ करता था। 1996 में एक क्रिकेटर ने एक पार्टी का निर्माण किया, और कोई क्रिकेटर और नहीं था, भैया इमरान खान साहब थे, जो कि आज के डेट में वह क्या करते हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। आगामी समय में देखना जाएगा कि उनकी पार्टी की छवि किस तरह से बरकरार रहती है, उनकी पार्टी किस तरह से मजबूत स्थिति में रहेंगी। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्त यह कंटेंट तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कंटेंट में दम होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।